चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बेटा ये यूनिट 3 इसका कुछ पोर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होता है। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार की त्रिज्या होती है, वैन डर वाल्स त्रिज्या और क्या क्या पढ़े हैं अपन, धात्विक त्रिज्या, वो सब पढ़े हैं ना। तो ये अपन ऑलरेडी त्रिज्या कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो थोड़ा सा त्रिज्या के बारे में आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी आपको मालूम है कि त्रिज्या क्या होती है, बट फिर भी अपन ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि परमाणु का आकार गोल होता है, मालूम है, बीच में नाभिक होता है, पता है। तो नाभिक और बाह्यतम कोश जो है उसको स्पर्श करने वाली जो रेखा है वो त्रिज्या कहलाती है। यह आप मैथ्स में भी पढ़े हैं। तो यदि किसी परमाणु का आकार छोटा है तो त्रिज्या का मान कम, और आकार बड़ा है तो त्रिज्या का मान ज्यादा। आकर्षण की बात करें तो यहाँ पर अगर परमाणु का आकार छोटा है, इसका मतलब नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज्यादा रहेगा। आकार बड़ा है तो त्रिज्या का मान ज्यादा और आकर्षण कम। नाभिक और बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच आकर्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने को प्रभावित करने वाले कारकों में स्पेशली अपने को पढ़ना है नाभिकीय आवेश। तो मैंने ये नाभिकीय आवेश की कहानी सुनाई अभी आपको। नाभिकीय आवेश मतलब क्या होता है, आवेश की मात्रा देखेंगे। नाभिकीय आवेश मतलब यहाँ पर मैंने त्रिज्या से इसको रिलेट किया कि यदि एक परमाणु का आकार बड़ा है तो आवेश कम होगा। किसके बीच आवेश या अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, जो कि आपकी बुक में इस प्रकार से दिया हुआ, उसको भी अपन देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है और जिससे इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और इस कारण परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। इसको अपन पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या का मान कम क्यों हो रहा है और यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का मान ज्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक चीजें मैंने बताई आपको। क्या बताया मैंने कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, त्रिज्या का मान बढ़ता है, मालूम है ना। और क्या बढ़ता बताई थी मैं आपको, याद है, वर्ग में, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या चीज का मान बढ़ता है, बताओ क्या क्या चीज बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पर। पहला आकार, दिख ही रहा बढ़ता आकार, तो पहला जो है क्या बढ़ेगा, आकार, आकार का मान बढ़ेगा, ठीक है। और क्या बढ़ेगा, त्रिज्या का मान बढ़ेगा, वेरी गुड, त्रिज्या का मान बढ़ेगा। मैं सबको अच्छे समझा रही हूँ ताकि ये भूलोगे ना बिल्कुल, क्योंकि 12th में भी काम आएगा ये। और क्या बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा। कंफ्यूजन लग रहा है भाई। ऊपर वाला परमाणु सपोज अपन ले लिए हाइड्रोजन है और नीचे वाला लिथियम है, उसके बाद ये सोडियम है। तो क्या देख रहे हो, पहले का परमाणु क्रमांक 1, उसके बाद 11, उसके बाद सॉरी ये क्या है 3 और इसका क्या है 11। तो क्या देख रहे हो आप, ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में वर्ग मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऑलवेज जो होता है परमाणु संख्या का मान बढ़ता है। और परमाणु संख्या मतलब Z डायरेक्टली किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब अगर किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें किसकी संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। अगर आपको बोले कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। आया समझ में। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, परमाणु संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दोगे आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान भी बढ़ता है। समझ में आई बात। अब एक और चीज देखना है, वो क्या होगा, आकार बढ़ने के पीछे आप देखे होंगे, पहले वाले हाइड्रोजन की बात करें बेटा अपन, तो इसमें नाभिक रहेगा और क्या रहेगा, कितने कोश रहेंगे, कितने कोश रहेंगे, एक कोश रहेगा ना। तो यहाँ पर अपन देखें नाभिक जो धनावेश है और उसमें सिर्फ एक ही कोश दिखाई दे रहा है जिसमें एक ठो इलेक्ट्रॉन है।
समझ में आ रहा है बेटा? देखो एग्जाम के लिए पढ़ रहा का मत पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये बेसिक चीज है केमिस्ट्री की, बेसिक चीज है जिसमें आपको ये सब चीज ध्यान रखनी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही कोश है, एक इलेक्ट्रॉन है। फिर नीचे आ जाओ, लिथियम में क्या होगा? धनावेश, और ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो एक और कोश में आएगा। मतलब क्या दिख रहा है आपको? ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आया? तो यहां पर आप बोलोगे कोशों की संख्या भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्लियर? ये 4 पॉइंट हैं जो आवर्त सारणी में तत्वों के ऊपर से नीचे आने पर जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? तो बिल्कुल एक ही बार में आपको जैसे आकार बढ़ रहा है तो क्या क्या बढ़ रहा है, 4 चीजें बढ़ रही, तुरंत उंगली निकालो, एकदम बच्चा बुद्धि टाइप का पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल उंगली निकाल निकाल के पढ़ो, क्या दिक्कत है भाई? एग्जाम में अपने को लिखना है, कोई अपन से पूछने वाला नहीं एग्जाम में कि आपने कैसे याद किया था। बच्चा बुद्धि से याद किया, लिख लिख के याद किया, बोल बोल के याद किया, चिल्ला चिल्ला के याद किया। तुम स्वतंत्र हो, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो, कोई भी ट्रिक लगा लगा के याद करना, बस एग्जाम में आंसर होना चाहिए। ठीक है? समझ में आए बात? तो आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ने में याद में कंफर्टेबल, तो घर में बढ़िया पढ़िए, लिख लिख के देखो, पढ़ो, याद करो। ठीक है? समझ में आया? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, और एक्चुअली आकार बढ़ने के पीछे बेसिक रीजन ये दोनों ही है। कोशों की संख्या बढ़ रही ना, पहले सिर्फ 1 कोश थे, फिर 2 कोश हो गया, फिर 3 कोश हो गया, फिर 4 कोश हो गया, तो कोशों की संख्या बढ़ रही है। और कोश क्यों बढ़ रहे हैं? कोश बढ़ाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अपने को मालूम है के कोश तो भाई 2 सीटर है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख पाएगा। अब किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रखना पड़ेगा? कोश, नेक्स्ट कोश बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली बेसिक रीजन यहाँ पर आकार बढ़ने के पीछे क्या है? कोशों की संख्या निरंतर बढ़ते जाती है ऊपर से नीचे आने पर। ये एकदम शॉर्टकट आंसर है। शॉर्टकट इन द सेंस, आंसर शॉर्टकट नहीं है, मेरे लिखने का तरीका शॉर्टकट है। और लेकिन मैंने सारी बातों को बता दिया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या स्टोरी है। ठीक है? समझ में आया? तो ये हो गया। अब अपन देखेंगे ये किसकी बात है, अपन वर्ग की बात की। आवर्त सारणी में वर्ग में क्या हो रहा है ये बात की है। अभी आवर्त बचा हुआ है। ठीक है? आवर्त बचा हुआ है, आवर्त भी देखेंगे। लगे हाथ इसको आवर्त भी बता देती हूँ बेटा, है ना? तो इसको समझ में आ जाएगा। अपन देख क्या रहे हैं? परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें 2-3 चीजों को एक साथ में ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे आकर्षण का मान क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना। ऊपर से नीचे आने पर आकर्षण का मान क्या होगा? घटेगा। माने ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, पर एक ही चीज है जो क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है? अब अपन एक और कॉर्नर बना लेते हैं जहां पर घटने वाले का मान लिखते हैं। तो क्या क्या घट रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर घटने वाली चीजों में क्या है? 6वां नंबर पे क्या बोल सकते हैं अपन? क्या घट रहा है? अट्रैक्शन, आकर्षण। ठीक है? कहाँ लिखूं? ये थोड़ा हौच पौच दिख जाएगा, यहाँ लिखती हूँ घटने वाला। तो 5th पॉइंट में क्या घट रहा है? आकर्षण। ठीक है? आकर्षण का मान क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। ठीक है? याद रहेगा, आकर्षण का मान क्या हो रहा है? ये घट रहा है। उसके बाद ये हो गया, इसको देख लिए। और त्रिज्या का भी देख रहे हैं। त्रिज्या का बता चुकी, आकार बता दी, इलेक्ट्रॉन बता दी, कोश बता दी, आकर्षण बता दी। ठीक है? एक चीज और बची है, वो क्या है? आयनन ऊर्जा पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े ना, छोड़ो फिर। जो नहीं पढ़े उसको एक नया टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। इतना क्लियर है? क्लियर है ना इतना? कुछ डाउट? क्लियर ना? यस। ठीक। तो एक कारक जो मैंने आवेश बताया, आवेश के साथ मैंने सारी कहानी बता दी, आवेश के पीछे का पूरा बैकग्राउंड स्टोरी बता दी मैंने आपको। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, चाहे आपको वर्ग में पूछ ले तो पूरा वर्ग से रिलेटेड पूरी कहानी बता दूंगी। अब इसी में ना, तो पहला त्रिज्या को प्रभावित करने वाला पहला कारक अपन ने क्या पढ़ा था? आवेश। और आवेश के पीछे पूरी स्टोरी पढ़ ली। ठीक है? और सेकेंड जो है, सेकेंड पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है परमाणु कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या मतलब बेटा कक्षों की संख्या, परमाणु के कक्षों की संख्या। कक्षों की संख्या क्या है?
वही जो कोश बोले थे वही है। मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, KLMN, इसकी बात कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है। कोश मतलब यदि एक ये नाभिक है, इसमें सिर्फ एक ही कोश है तो ऐसा रहेगा। अगर उसमें दो कोश हो जाएंगे तो क्या होगा, आकार थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। अब कुल मिला के स्टोरी ये है कि कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी या कक्षों की संख्या, किसी परमाणु में कक्षकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, परमाणु का आकार भी बढ़ते जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट इसको दिया हुआ जो आज जैसे आपकी बुक में दिया सेम उसको रीड कर देती हूँ मैं, कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, अब रिलेट किया है ना, रिलेट किया मतलब कक्षों की संख्या कब बढ़ेगी, कब बढ़ाओगे आप, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, बढ़ते जाएगी, तब तो बोलोगे। किसी परमाणु के पास खाली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूसरा कक्ष क्यों बनाओगे आप, जरूरत ही नहीं है। आया समझ में। तो यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, उस केस में आप कक्षकों की संख्या बढ़ाएंगे और कक्षकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी परमाणु का आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा मतलब त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ओवरऑल पढ़ना क्या है अपने को, त्रिज्या पढ़ना है। कहीं से भी घुमा के पूछे आपका आंसर रेडी होना चाहिए, वैसा वाला लॉजिक आपको बता रही हूं मैं। कितना भी घुमा दे क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया कक्षकों की संख्या जो डायरेक्ट त्रिज्या को प्रभावित कर रही है। कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, त्रिज्या का मान बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा। क्लियर है। अब लास्ट एंड फाइनल परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ क्योंकि फाइनल अपने को आंसर यहां से मिलेगा। तीसरा है परिरक्षण प्रभाव। इसका एक और नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, परिरक्षण बोल सकते हैं या स्क्रीनिंग। एकदम सिंपल है ये, एकदम 12th का फेवरेट टॉपिक है एग्जाम में, परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है समझ जाइए। परिरक्षण मतलब यहां पर आप देख रहे हो नाभिक है और नाभिक के बीच यदि एक ही कोश होगा, ध्यान समझना, यदि नाभिक के बीच सिर्फ एक कोश होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज्यादा होगा। एक और लेयर आ गया तो बातम कोश और नाभिक के बीच अट्रैक्शन कम होगा, और आ गया और कम होगा। होगा कि नहीं होगा, इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं परिरक्षण प्रभाव का मेन थीम। जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, किसी परमाणु में, एक्चुअली बुक से मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि ओवरऑल आप फिर बुक में आओगे और बुक की परिभाषा पढ़ोगे और बुक की परिभाषा को लर्न करोगे, है ना। मैं समझाते वक्त कुछ शब्दों को चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, बट ओवरऑल आंसर तो आपको बुक से ही लिखोगे आप। तो इसलिए एक बार बुक को भी रीडिंग कर लेते हैं। किसी परमाणु में भीतरी इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होता है, परमाणु त्रिज्या उतनी ही अधिक होती है। परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आकर्षण में कमी उत्पन्न करता है। यहां पर एक चीज समझना बेटा, दो ही चीज समझना है, एक चीज नहीं 2 चीज समझना है। इलेक्ट्रॉन चाहे अंदर वाला है वहां भी इलेक्ट्रॉन है ना, और उसके बाहर में भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 8 को मैं सजा के लिख दे रही हूँ, हो गए 8। और हो सकता है ये बाहर में सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ, ऐसा होगा। ऐसे यदि बहुत सारे कक्ष होंगे और सब में इलेक्ट्रॉन होंगे तो आकर्षण पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। एक तो कक्षकों की संख्या बढ़ी तो आकर्षण का मान कम होगा। क्यों कम होगा कि त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, एक चीज। और दूसरी चीज आप देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी माइनस चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच भी माइनस चार्ज, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। 2 समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सही, रिपेल। आकर्षण उनमें नहीं होगा, रिपेल माने विकर्षण होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आकर्षित नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। मालूम है ना, धन और ऋण के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है ना। जैसे अभी अपन ये बात किए, नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश है, क्योंकि दूरी इनमें कम है इसलिए इनके मध्य आकर्षण ज्यादा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण की बात कर रहे हैं अपन, समझ में आया।
तो क्या हुआ, पहला चीज ये परिरक्षण प्रभाव में आपको दो चीज एक्सप्लेन करना है। पहला बताना है कोषों की संख्या की कहानी, कि कोषों की संख्या बढ़ रही है एक, ठीक है, तो नाभिक से दूरी तो बढ़ेगी। साथ में दूसरी स्टोरी सुनाना है कि जो पहले वाला कोष है और बाह्यतम कोष, या अलग अलग कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अलग अलग कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनके मध्य आकर्षण नहीं विकर्षण होता है। समझ में आ गई। और ये दोनों के कारण उसी को दोनों को मिला के कंबाइंड रूप से कौन सा प्रभाव कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और बढ़ती है, दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, और जिससे परमाणु का आकार बढ़ता है। आकर्षण से घटेगा तो विकर्षण से क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर एक नया चीज मैंने बताया, अभी तक मैंने इसकी बात बिल्कुल भी नहीं की। परिरक्षण प्रभाव में यही एक नया पॉइंट है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही आपस में लड़ रहे हैं, माने इसका भी आवेश ऋण आवेश है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी ऋण आवेश है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस कारण और दूरी बढ़ रही है, और इसी कारण त्रिज्या का मान और ज्यादा होते जा रहा है। और उसका ओवरऑल कारण क्या है, उसी को ओवरऑल हम बोलते हैं परिरक्षण। रक्षण मतलब कि, परिरक्षण मतलब क्या होगा, जो जितने कोश हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन है, और उनके इलेक्ट्रॉन के बीच आपस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और उसके कारण दूरी और बढ़ रही है, दूरी और बढ़ रही है, माने त्रिज्या का मान और बढ़ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जो परिरक्षण प्रभाव जो है बहुत अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यही आज का नया टॉपिक था। ये चीजें तो मैंने ऑलरेडी कई बार समझा चुकी हैं, और ये कक्षकों की संख्या को भी मैंने आज डिटेल से बताया, आई थिंक डबल सेकेंड डे बता रही हूँ, बट दिस इज न्यू टॉपिक फॉर टुडे। आज ये नया टॉपिक, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिज्या की कहानी खत्म। मतलब त्रिज्या कितने प्रकार की होती है हमने पढ़ लिया, वॉन डर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, और त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। इतनी चीजें अपन ने पढ़ ली जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है इसमें, आयनन एंथैल्पी, ये आप पढ़ना है अपने को, ठीक है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है इसको अपन देख लेते हैं, ये भी इससे रिलेटेड ही, आज जो पढ़े ना अभी उससे रिलेटेड है। इसको एक और नाम है इसका, एक तो आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, और साथ में एक और नाम है, क्या है मालूम है किसी को, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। ये एक नया टॉपिक है, पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां लग रही बीच बीच में, तो टाइम थोड़ा सा अपने को, जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा रिवीजन स्टार्ट होगा फास्ट, इसलिए ये भी टॉपिक लेते हैं अपन, ठीक है। एनर्जी है ना, है कि नहीं समझने की, यस। तो आयनन ऊर्जा, पहले अपन क्या होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो यदि हमारे दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, मतलब टॉपिक को पढ़ने से ही अपने को उससे रिलेटेड बात याद आनी चाहिए, तब जाके उसका आंसर आप याद कर पाओगे या ध्यान में रहेगा। तो वही बत्ती जलाने के लिए बता रही हूँ। आयनन, आयनन मतलब क्या होता है, आयंस। आयनन वर्ड से याद रखना आयंस, क्या याद रखोगे, आयंस। और ये ऊर्जा मतलब तो ऊर्जा ही है। तो एक्चुअली में आयनन ऊर्जा को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, देखते ही बिना याद किए, तो आयनन से आयंस और ये ऊर्जा से ऊर्जा, मतलब आपको ये समझना है कि कोई यदि परमाणु अपने आयंस में बदलता है तो उसमें जो ऊर्जा लगेगी वो आयनन ऊर्जा। पर यहाँ आपको मालूम होना चाहिए आयंस दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण होते हैं। तो आयनन ऊर्जा में अपन स्पेशली धन आयन की बात करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा। अब धन आयन की बात करेंगे तो धन आयन बनने में क्या प्रोसेस होता है, कब कोई धन आयन बनाएगा, वेरी गुड, यदि कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसका मतलब वो परमाणु, जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम की बात करूं मैं, तो सोडियम क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोष का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको त्यागेगा, और ऊपर में उसका क्या लगेगा, धन आवेश लगेगा। मतलब यहाँ पर सोडियम जो था वो उदासीन था, उदासीन मतलब कोई आवेश उसमें नहीं था। और यदि वो अपने बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो ऊर्जा लगेगी नहीं लगेगी, आकर्षण के विरुद्ध काम कर रहे हैं ना भाई। वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित था, अटैच था, आकर्षित था, और हमने क्या किया, उसको बाहर निकाला,
और रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सोडियम के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। तो ये काम करने के लिए, मतलब किसी धातु को उसके आयंस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा लगी उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। हर चीज को मेजरमेंट करते हैं ना भाई, जैसे लंबाई सेंटीमीटर, मीटर, टाइम सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में IE लिखते हैं, IE, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, क्लास है अभी आप लोग की नहीं ना, एक पॉइंट और कंप्लीट कर देती हूँ इसको ना, ध्यान समझिए। यहाँ पर मैंने एक केस समझाया कि सोडियम, पहले इस पर कोई आवेश नहीं था और हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और उसमें कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। ऐसा केस भी हो सकता है बेटा कि एक कोई परमाणु है, उसके ऊपर पहले से धनावेश था, अब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, A2+ हो गया। एक तो प्लस था, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान पहले ही दे दिया था। हमने अब कोई क्या हुआ, फिर नेक्स्ट ने उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और दान दिया, तो क्या होगा, 2+ दान दिया या दिया जैसे भी बोलो आप, तो ये 2+ हो गया। और यहाँ पर क्या लिखोगे, कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना, क्योंकि पहले उसने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुका था। यही जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, लेकिन आवेश उसमें 2+ लग जाएगा। ऐसा ही एक और सिचुएशन सेम भी हो जाएगी, अगर वो 2+ पहले से है और एक इलेक्ट्रॉन अपना और दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, A3+ भी हो जाएगा, और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तब ये हुआ। समझ में आई कहानी। तो इस प्रकार। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एकदम कॉमन सेंस की बात है, समझना बात को, मैंने पूरी स्टोरी समझा दी, अब एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे, इसका जवाब दे दिए, मतलब तुम लोग मेरी बात को पूरी तरीके से समझ जाए। भले 5 मिनट 2-4 सेकंड टाइम ले लेना, लेकिन जवाब देना अच्छे से, ठीक है। यहाँ सोडियम को, सोडियम धातु बनाने में ऊर्जा लगी, उसको बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर कोई धातु जो ऑलरेडी धनावेश थी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वहां भी ऊर्जा लगेगी, वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। जो 2+ है, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3+। अब मुझे आपको ये बताना है, ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बताया 3 सिचुएशन। अब इसमें बताना है ऊर्जा, इन तीनों में जो ऊर्जा खर्च हुई, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किस सिचुएशन में लगी हुई होगी। कॉमन सेंस का आंसर है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, मतलब कोई रट्टा मारने वाला नहीं यहाँ पर प्रोसेस। हाँ, सोच के बताओ, फुल, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कारण सहित बताना, तुक्का नहीं है, कारण सहित, मतलब क्यों का भी जवाब आपके पास होना चाहिए। क्यों का जवाब हो तो बताना। फर्स्ट वाला क्या होगा, शायद नहीं, कंफर्मेशन दो, तब फिर मैं एक्सप्लेन कर पूछूंगी। बताओ, कौन बताएगा। एकदम इजी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी कहानी सुना दी आपको इसके पीछे की, अब कुछ स्टोरी बची नहीं है, अब बस तुम्हारा लॉजिकली कितना तुम समझ पा रहे हो। हाँ, बताओगे। डर, देखो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग अगर गलत आंसर बताओगे तो यहाँ कोई सजा मिलने वाली है, ऐसा तो कुछ है नहीं मेरी क्लास में। हाँ, तुमको समझ में आया। हाँ बताओ। और लॉजिक बताओ मेरे को, आंसर पहले तुम क्या बताओ, पहले मुझे बताओ कि ये वाला फर्स्ट केस में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, सेकंड वाले केस में ज्यादा, कि थर्ड वाले केस में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। हाँ हाँ, नहीं सेपरेट सेपरेट बताना है। इस वाले केस में जो ऊर्जा लगी उसकी मात्रा इससे कम होगी कि ज्यादा होगी, कि तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ होगी ऊर्जा की, ये बता दो। सबसे कम कहाँ होगी ये बता दो, और कारण बता दो बस। सबसे कम सेकंड वाले पे, सबसे कम पहला,
देखो सुनना आसान है, तुम लोग मेरी कहानी जो मैंने सुनाया मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है तुम लोग को सुनाने में, और मुझे ऐसा लगा सब तुम लोग समझ में आ रहा है तुम लोग को, इसलिए बढ़िया मैं एकदम फुल एनर्जी, घंटे ही बज गई तो ये सुनाई रही तुम लोग को कहानी। चलो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पर अब तुम्हारे दिमाग कितना चल रहा है ये मेरे एक क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, और किसका चल रहा है कि नहीं चल रहा वो भी समझ में आएगा। बताओ, नहीं चल रहा दिमाग, कारण? कारण तैयार है? हाँ तुम बताओ। पहले वाले में ऊर्जा ज्यादा लगेगी, तुम बताओ। अच्छा, ऊर्जा जो लग रही है या नहीं लग रही, कम लग रही, ज्यादा लग रही है, किस बात पर डिपेंड करता है ये बताओ पहले मेरे को। कारण समझो, ऊर्जा का मान ज्यादा क्यों लगेगा? हाँ हाँ ठीक, हाँ, और सबका लॉजिक यही है तुम्हारा? ठीक, अब ये तुमको क्वेश्चन छोड़ देती हूँ मैं आज का, तुम लोग थोड़ा सा एक्टिवेट हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा एक्टिवेट हो। बुक तुम्हारे पास है, क्वेश्चन मैंने दे दिया है। आज आप लोग का ये क्वेश्चन है कि तीनों केस में से किस केस में ऊर्जा का मान ज्यादा लगेगा और क्यों, किस केस में ऊर्जा का मान कम लगेगा और क्यों। इसका आंसर बिल्कुल बढ़िया से कल बना के लाएंगे और मुझे बताएंगे, ये आप लोग का आज का क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, चलिए आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में।